हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और आज की हमारी मूवी है द फॉरबिडन सीक्रेट। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर कहानी है और इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मूवी की शुरुआत में हमें इंडिया का सीन दिखाया जाता है, जिसके साथ हम एक लड़की की आवाज़ सुन पाती हैं। वो लड़की अपने भाई हथौरों को लेटर लिखते हुए कहती है कि मैं इंडिया के बनारस शहर में बहुत खुश हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। और मैंने सुना है कि तुम्हारा एडमिशन मेरे हाई स्कूल में हुआ है, जिस स्कूल में मैं पढ़ चुकी हूँ। और तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि तुम हमारे हाई स्कूल के क्लासिक क्लब को ज्वाइन करो। इतना कहने पर ये सीन इधर ही कट हो जाता है और अब हमें कहानी के हीरो हथौरों को दिखाया जाता है। हथौरों बताता है कि जब तुम हाई स्कूल का नाम सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक रोज़ कलर लाइफ आती है और ज़्यादातर हाई स्कूल के बच्चों का सपना होता है कि वो रोज़ कलर लाइफ जिए, जिसमें वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, लोगों के साथ बातें करे और गर्लफ्रेंड्स बनाए। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि वो ग्रे कलर लाइफ जिए। ग्रे कलर लाइफ रोज़ कलर लाइफ का बिल्कुल उल्टा होता है, जिसमें ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स आते हैं। वो अकेले चुपचाप रहना पसंद करते हैं और किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ हथौरों भी एक ग्रे कलर लाइफ जीने वाला स्टूडेंट होता है। आगे फर्स्ट पीरियड में हथौरों की मुलाकात उसके क्लासमेट सातोशी से होती है। ये एक अकेला ऐसा बंदा होता है जो हथौरों से फर्स्ट टाइम बात करता है। सातोशी हथौरों से कहता है कि तुम किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारे स्कूल के किसी न किसी तो क्लब को ज्वाइन करना होगा। ऐसा कहकर सातोशी उसे अपने स्कूल के हर एक क्लब के बारे में बताता है जो अभी बन रहे हैं और कोई भी इनमें अपना नाम सबमिट करा सकता है। आगे सातोशी सभी क्लब के बारे में बताकर हथौरों से कहता है कि शायद तुम किसी भी क्लब में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो यहाँ हथौरों सातोशी को एक बड़ा झटका देता है और कहता है कि मैंने क्लासिक क्लब में ज्वाइन किया है। दोस्तों, ये वही क्लब है जिसके बारे में हथौरों को उसकी बहन ने लेटर के थ्रू बताया था। हथौरों बताता है कि उस क्लब को ज्वाइन करने को मुझे मेरी बहन ने कहा था। वो जब मेरी स्टैंडर्ड में थी तो वो भी इसी क्लब में थी। इतना बताकर हथौरों उसे अपनी बहन का लेटर देता है, जिसमें लिखा होता है कि क्लासिक क्लब में पिछले 3 साल से एक भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है और ये क्लब 3 साल से बिल्कुल खाली पड़ा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसी साल इस क्लब को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट इस क्लब में रहे, और वो तुम हो हथौरों। तो ये लेटर पढ़कर सातोशी कहता है, अच्छा तो इसलिए तुमने ये क्लब ज्वाइन किया है। आगे स्कूल ओवर होने के बाद हथौरों स्कूल के ऑफिस जाकर अपने क्लब की चाबी लेता है। असल में वो अपने क्लब के ऑफिस को देखना चाहता था, हालांकि इसमें भी उसका मन नहीं होता। हथौरों अपने बारे में बताता है कि मैं लोगों से काफ़ी कम बातें करता हूँ और किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आलसी हूँ। असल में मैं इससे अपनी एनर्जी सेव करता हूँ और उस एनर्जी को मैं उस काम में लगाता हूँ जो सच में बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं वो काम बहुत जल्दी और फोकस के साथ कर पाता हूँ। आगे जाते समय हथौरों अपने स्कूल के स्वीपर को एक पल के लिए देखता है और फिर वहाँ से जाकर अपने क्लब के दरवाजे को की से ओपन करता है। वहीं क्लब में उस कमरे के अंदर एक लड़की पहले से ही मौजूद होती है। हथौरों ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसकी सिस्टर ने बताया था कि इस क्लब में कोई भी मेंबर नहीं है। हथौरों को देखकर वो लड़की कहती है कि मुझे पहचाना। तो हथौरों कहता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि मैं ईरू हूँ और तुम हथौरों हो ना। तो ये सुन हथौरों कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे ही स्टैंडर्ड के दूसरे सेक्शन में पढ़ती हूँ और मैंने तुम्हें आज ही क्लास की एक सेरेमनी में देखा था, वहीं मुझे तुम्हारा नाम भी याद हो गया। तो ये सुन हथौरों समझ जाता है कि इस लड़की की मेमोरी बहुत शार्प है। अब ईरू कहती है कि तुम्हारा क्लासिक क्लब में वेलकम है और मैंने भी ये क्लब हाल ही में ज्वाइन किया है। तो ये सुन हथौरों समझ जाता है कि इस क्लब में ऑलरेडी एक स्टूडेंट है और इसलिए ये क्लब सेफ है, मतलब अब उसे इस क्लब में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा सोचकर हथौरों क्लब का सबमिशन लेटर फोल्ड कर देता है और ईरू से कहता है कि क्लब को बंद करके वापस घर चली जाना। तो ये सुन ईरू कहती है कि लेकिन मेरे पास इस कमरे की चाबी नहीं है। तो उसके इतना कहते ही हथौरों उसे अपनी चाबी दे देता है। लेकिन तभी ईरू कहती है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ था, फिर तुम ये चाबी क्यों लाए। तो हथौरों कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मेरे आते टाइम दरवाज़ा बाहर से बंद था। तो ये सुन ईरू कहती है कि इसका मतलब जब मैंने कमरे में एंटर किया तभी उसके बाद किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, मतलब ये किसी की शैतानी है। ऐसा कहकर ईरू हथौरों से उस बदमाश को ढूंढने को कहती है जिसने उसे लॉक किया था। तो हथौरों इस पर मना करता है,
लेकिन तभी हतुरो को लगता है कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है और उन्हें देखने वाला हतुरो का दोस्त सातोशी होता है। हतुरो कहता है कि मुझे लगा कि तुम छुट्टी के बाद चले गए थे। तो सातोशी कहता है नहीं, दरअसल मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा इस स्कूल में फर्स्ट डे कैसा जाता है और इसलिए मैं ऐसे ही तुम्हें फॉलो कर रहा था। आगे हतुरो वहाँ से जाने लगता है, पर ईरू हतुरो से इस डोर लॉक वाली मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफी रिक्वेस्ट करती है और फिर हतुरो इस रहस्य को सुलझाने के लिए 2 थ्योरीज लगाता है। सबसे पहले वो बताता है कि शायद किसी ने दरवाज़ा लॉक करते वक्त इसे गलती से आधा लॉक कर दिया होगा और जब ईरू अंदर गई होगी तब उसने दरवाज़ा लगाया होगा और तभी एक झटके के कारण वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया होगा और फिर इसके बाद आकर मैंने इस दरवाजे को खोला होगा। अब आगे जब ये तीनों लॉक चेक करते हैं तो ये लॉक ऐसा होता है जिन्हें आधा बंद करने पर चाबी बाहर नहीं निकलती और इसलिए चाबी डोर पूरी तरह से लॉक करने के बाद ही निकलती है। तो अब ईरू कहती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि ये किसी की बदमाशी थी और शायद वो ईरू के साथ कुछ गलत करना चाहता था। तो ये सुन हतुरो को कुछ याद आता है और वो उन दोनों को कॉरिडोर से गुजरते हुए बताता है कि क्या तुम दोनों को ऊपर वाले 3rd फ्लोर में किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो वो दोनों कहते हैं हाँ। तो इसके बाद हतुरो इन दोनों को ऊपर ले चलता है। ऊपर एक कमरे में इन तीनों को स्वीपर मिलता है जो कमरे में लैंप की मरम्मत कर रहा होता है और फिर वहां से चला जाता है। हतुरो बताता है कि असल में ईरू के कमरे में एंटर करने से पहले स्वीपर ने उस कमरे का भी लैंप चेक किया था और फिर वहां से उसी के साइड वाले कमरे में इसी सेम काम से चला गया था। लेकिन इसी दौरान ईरू क्लब में एंटर कर गई। वहीं जब स्वीपर ने एक एक करके सभी कमरे चेक कर लिए तभी उसने मास्टर की से इस फ्लोर के सभी कमरों को लॉक कर दिया था और फिर यहाँ से चला गया। इसी बीच स्वीपर ने ईरू का भी कमरा लॉक कर दिया। तो ये सुनकर ईरू हतुरो से कहती है कि तुम कमाल के हो, तुम एक बार किसी के बारे में सोचना शुरू करते हो तो फिर उसमें डूब जाते हो। तो हतुरो कहता है लेकिन अभी भी मुझे एक बात समझ नहीं आई। तो ईरू कहती है क्या। हतुरो कहता है कि दरवाज़ा लॉक करने पर तुम्हें डोर लॉक की आवाज़ आनी चाहिए थी पर तुम्हें फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो इस बात का जवाब देने के लिए ईरू उन दोनों को उस कमरे में वापस लाती है और उन्हें एक बिल्डिंग दिखाते हुए कहती है कि मैं उस वक्त इस बिल्डिंग को देख रही थी। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि ये बिल्डिंग तब से खाली है। तो हतुरो कहता है शायद इसके पुराने होने की वजह से इसे किसी ने खरीदा नहीं। आगे इस सब से ध्यान हटाते हुए सातोशी खुद को इंट्रोड्यूस करा के अपना नाम बताता है। तो हतुरो कहता है कि सातोशी को उसके आसपास की बातें हमेशा याद रहती हैं। तब सातोशी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आगे जब ईरू अपना नाम बताती है तो सातोशी हैरान होती हुई कहता है कि ईरू जापान की सबसे पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ईरू क्लासिक क्लब में है। तो ईरू कहती है क्या तुम भी हमारे क्लब में ज्वाइन करोगे। तो सातोशी कहता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं ज्वाइन करता हूँ। आगे ये तीनों रास्ते में अपने क्लब के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं हतुरो ये सोचता है कि अब उसे इस क्लब को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी 2 मेंबर्स है, यही सही मौका है क्लब को छोड़ने का। हतुरो के ऐसा सोचते ही ईरू हतुरो से कहती है क्या तुम हमारे क्लब के प्रेसिडेंट यानी लीडर बनोगे। तो हतुरो मना करने की सोचता है लेकिन फिर वो क्लब सबमिशन का कागज़ जिसे उसने मोड़ दिया था उसे वो ईरू को दे देता है। इसका मतलब अब उसने भी क्लब ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हतुरो और ईरू अपने क्लब में शांति से बैठे होते हैं। कहने को तो हतुरो लीडर होता है पर सब कुछ ईरू संभालती है। अचानक से ईरू खड़ी होती है और कहती है कि स्कूल में हमारे क्लब का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल 0 है क्योंकि हमने अभी तक कुछ नहीं किया। पर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम स्कूल के लिए एक एंथोलॉजी बुक तैयार करें। दोस्तों एंथोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारी पोएम्स और राइटिंग की एक कलेक्शन संभाल कर रखे जाते हैं। आगे वहाँ पर सातोशी भी आ जाता है और अब ये तीनों मिलकर स्कूल के बारे में इससे पहले लिखी गई एंथोलॉजी के बारे में पता करने स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में रैन नाम की एक लड़की इंचार्ज होती है। रैन और हतुरो की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जूनियर स्कूल में जानते थे, लेकिन रैन यहाँ हतुरो से बात नहीं करती और जिस बुक के लिए ये तीनों यहाँ आए थे उसे ले जाने को कहती है। लेकिन तभी ईरू की नज़र टेबल के पास रखे एक बुक पर जाती है और वो कहती है कि ये कितनी सुंदर बुक है। तो इस पर रैन कहती है लेकिन इस बुक के पीछे की कहानी उतनी ही अजीब है। असल में हर फ्राइडे को जब मैं यहाँ की इंचार्ज होती हूँ तब कोई ना तो कोई मुझे ये बुक रिटर्न करने आ जाता है।
तो ये बात ईरू को थोड़ी अजीब लगती है और वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगती है। आगे रैन इन दोनों को वो लिस्ट दिखाती है जिसमें उसने इस बुक को उधार लेने वाले स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे। सातोशी कहता है कि अजीब है, इस लिस्ट में सभी के नाम लड़कियों के हैं। तो रैन कहती है कि तुमने सही कहा, हर फ्राइडे को ये बुक लेने अलग अलग लड़की आती थी और वो इस बुक को लंच पीरियड में लेकर उसी दिन स्कूल की छुट्टी होने से पहले वापस कर जाती थी और ये सब पिछले 5 हफ्तों से 5 बार हो चुका है। दूसरी बात ये है कि हमारी लाइब्रेरी से ली गई बुक कोई भी अपने पास 2 हफ्तों तक रख सकता है, लेकिन ये लड़कियां करेक्ट 1 हफ्ते बाद ही इस बुक को दे जाती थी। तो ये सुन ईरू को इस केस में इंटरेस्ट आने लगता है और फिर वो हतूरो के पास जाती है। हतूरो इस वक्त लाइब्रेरी की एक बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन ईरू उससे काफी जिद करती है इस बुक की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। वहीं सातोशी कहता है कि शायद हतूरो ये केस सुलझा नहीं सकता। तो ये सुन हतूरो खुद से कहता है कि अब तुम लोगों ने मेरी काबिलियत पर उंगली उठा दी है। आगे हतूरो उस बुक को अपने सामने रखकर उसके बारे में सोचने लगता है। हतूरो उन तीनों के सामने 2 थ्योरीज रखता है। सबसे पहला ये कि इन सभी लड़कियों के बीच कोई कनेक्शन नहीं और हर फ्राइडे को सेम बुक ले जाना सिर्फ एक इत्तेफाक है। तो इस थ्योरी पर ईरू के साथ साथ कोई भी विश्वास नहीं करता। तो हतूरो अपना पर्सपेक्टिव बदलते हुए कहता है कि दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सारी लड़कियां एक दूसरे से मिली हुई हैं और जानबूझकर इस बुक को ले जाती हैं। अब हतूरो उस लाइब्रेरी की लिस्ट को चेक करता है और सोचता है कि ये सभी लड़कियां तो 2nd ईयर की हैं, पर इनके स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। अब हतूरो के इतना सोचते ही वहाँ पर ईरू को बुक में से किसी पेंट जैसी स्मेल आती है और वो इस बारे में सभी को बताती है। तो ये सुनते ही हतूरो पूरी मिस्ट्री सुलझा लेता है और फिर वो एक वॉइस ओवर के थ्रू बताता है कि अगर इतनी मोटी बुक को कोई लड़की लंच पीरियड में आकर ले जाती है और बेल रिंग होने से पहले वापस कर जाती हैं, तो इसका मतलब वो इसे पढ़ती नहीं है, वो इसके साथ कुछ और करती हैं। कि सिंपल है, असल में ये सारी लड़कियां 2nd ईयर में हैं और 2nd ईयर के सारे स्टूडेंट्स फ्राइडे के दिन सिर्फ आर्ट्स क्लास में ही एक दूसरे से मिलते हैं। आगे जब ये तीनों आर्ट क्लास में जाती हैं तो इन्हें यहाँ पर कई सारी लड़कियों की पेंटिंग मिलती है जिनके हाथ में वही बुक थी जिसे वह फ्राइडे को ले जाती थी। इसका मतलब उस बुक को पेंटिंग बनाते टाइम सिर्फ एक एलिमेंट की तरह यूज किया जाता था, क्योंकि वो बुक दिखने में काफी सुंदर थी और फिर पेंटिंग बनाने के बाद बुक को लास्ट पीरियड से पहले ही वापस कर दिया जाता था। तो ये सुनते ही सातोशी हतूरो की बहुत तारीफ करता है। रैन कहती है कि मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। तो वहीं पर ईरू बड़ी धीमी आवाज में कहती है कि उसने इसे भी सुलझा दिया, मतलब वो मेरा काम भी कर सकता है। तो इससे हम समझ पाते हैं कि ईरू इतने दिनों से उसके दिमाग को परखने के लिए उसे ये सारी मिस्ट्री सॉल्व करने को फोर्स कर रही थी। दरअसल उसे हतूरो से एक बहुत बड़ा काम करवाना था। आगे हतूरो को दिखाते हैं जो लाइब्रेरियन इदोरीकावा के आने पर उनसे पूछता है कि क्या पहले किसी ने इस स्कूल के बारे में कुछ लिखा था, कोई एंथोलॉजी वगैरह कुछ। तो इदोरीकावा उसे मना करती है और कहती है कि इस स्कूल के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा गया और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं अगले दिन जिस दिन संडे होता है, ईरू हतूरो को रेस्टोरेंट में कोई बात करने के लिए बुलाती है और हतूरो के आने के बाद वहाँ पर आती है। ईरू कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही पर्सनल बताना है। तो ये सुन हतूरो को लगता है कि वो जरूर उससे प्यार का इजहार करने वाली है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ईरू कहती है कि मेरे एक अंकल थे जिनसे मैं बचपन में जो कुछ भी पूछती थी वह मेरे उन सभी सवालों का जवाब देती थी। एक बार बचपन में मुझे पता चला कि मेरे अंकल क्लासिक क्लब के मेंबर थे और क्योंकि मैं बचपन से ही काफ़ी क्यूरियस थी इसलिए मैंने उनसे क्लासिक क्लब के बारे में पूछा। इस बारे में सुनकर अंकल का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसे सुन मैं डर गई और रोने लगी। तो ये सुन हतूरो कहता है कि यही कारण है कि तुमने इस क्लब को ज्वाइन किया। तो ईरू कहती है हाँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम उस बात का पता लगाओ जो मुझसे मेरे अंकल ने कही थी। ज़रूर इस क्लब में कोई ऐसा सीक्रेट है जो हमसे छिपा हुआ है। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल उस दिन के बाद से कई सालों के लिए लापता हो गए और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो मर चुके हैं। तो यहाँ हतूरो समझ जाता है कि वो उससे जासूसी करने के लिए कह रही है जिसमें काफ़ी एनर्जी लगेगी, तो इसलिए हतूरो उसे मना करने की सोचता है। लेकिन जब वो उसे उसके अंकल के गायब होने के बारे में बताती है तो वो कहता है कि अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आगे हतूरो अपने घर में होता है और तभी उसे उसकी बड़ी बहन यूनजू का दूसरा लेटर आता है जिसमें वो बताती है कि अभी मैं इस्तांबुल में हूँ।
ऐसा कहकर वो हतुरो के बारे में पूछती है कि क्या तुमने कोई एंथोलॉजी बनाई। तो ये पढ़ हतुरो कहता है कि इसे कैसे पता चला। आगे हतुरो की बहन योंजू कहती है कि तुम्हें लाइब्रेरी में नहीं लेकिन तुम्हारे क्लब के कमरे के अंदर ज़रूर एंथोलॉजी का एक सेट मिलेगा। तो इसके बाद हतुरो क्लब जाता है और यहाँ पहले से ही क्लब में ईरू के साथ रैन होती है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुकी होती हैं। यहाँ हतुरो एंथोलॉजी के बारे में इन दोनों को बताता है और फिर ये तीनों पूरा कमरा चेक करती हैं पर इन्हें कुछ नहीं मिलता और तभी हतुरो की नज़र उसके डेस्क पर जाती है। जब ये तीनों डेस्क को निकालकर उसमें देखती हैं तो इसमें उन्हें एक बॉक्स दिखता है। आगे इसके अंदर कई सारी एंथोलॉजी होती है। इन बुक्स में सेम तरह के कवर्स होती हैं जिसमें एक डॉग एक रैबिट को खाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं कई सारे रैबिट्स ये सब देख रहे होती हैं। इन सभी एंथोलॉजी में से इसकी फर्स्ट एडिशन गायब होती है जिसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। आगे जब ईरू इन एंथोलॉजी को देखती है तो उसे कुछ याद आता है और फिर वो हतुरो को बताती है कि उस दिन मैंने यही बुक्स बचपन में अपने अंकल के ड्रॉर में देखी थी। इसे देख मैंने इसके बारे में अपने अंकल से पूछा था और सेंसाई क्लब के बारे में क्वेश्चन किया था। बस मुझे इतना ही याद है। ऐसा कहकर ईरू वो एंथोलॉजी बुक पढ़ने लगती है। इस बुक में किसी ने ईरू के अंकल जून के बारे में लिखा था कि इस साल भी हमने हमारा कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हो पाया। आज तुम्हें गए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं और सभी को तुम्हारा सेक्रीफाइस और योगदान याद है। मुझे नहीं लगता कि 10 साल बाद तुम जैसे हीरो के बारे में कोई याद करेगा। आगे उसमें लिखा था कि ये किसी हीरो की कहानी नहीं थी लेकिन फिर भी तुम इस कहानी के हीरो बन गए। आगे हम देखते हैं कि ये सभी कुछ किसी काइको नाम की लड़की ने लिखा था। अब ये पढ़कर ईरू समझ जाती है कि जब 33 साल पहले उसके अंकल जून हाई स्कूल में थे तभी उनके साथ कोई गड़बड़ी हुई थी। तो इसलिए ईरू इस बात का पता लगाने के लिए हतुरो को रिक्वेस्ट करती है और फिर अगले सीन में ईरू अपने अंकल के बारे में अपने बाकी 2 दोस्तों को भी बता देती है। यहाँ इन चारों के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। जैसे कि सातोशी किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालने में माहिर होता है। रैन स्केच वगैरह करने में काफ़ी तेज़ होती है। हतुरो के अंदर किसी भी चीज़ को देखकर उसे एनालाइज करके निष्कर्ष निकालने की एबिलिटी होती है। वहीं ईरू को किसी से भी अपना काम निकलवाना अच्छे से आता है और वो इंटेलिजेंट भी है। आगे ये सभी अपनी अपनी तरह से जांच करने लगती हैं और फिर छुट्टी के दिन ये चारों ईरू के घर जाती हैं इस केस के बारे में बात करने। सबसे पहले रैन कहती है कि इन सभी एंथोलॉजी बुक का टाइटल यूका दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है। तो सातोशी कहता है कि सिंपल, इसका मतलब आइसक्रीम होता है। असल में यूका का जापान में यही मतलब होता है। आगे ईरू उन तीनों को अंकल जून के लिए काइको की लिखी गई उस पेज की कॉपी देती है और समझने को कहती है कि आखिर काइको इस पैसेज में अंकल से क्या कहना चाहती थी। तो हतुरो इस पेज को देखकर कहता है कि तुम्हारे अंकल को हाई स्कूल से निकाल दिया गया था। तो ईरू कहती है हाँ, इसलिए पूरी जिंदगी उनके पास सिर्फ जूनियर स्कूल की डिग्री थी। इस पैसेज में लिखा है कि उन्होंने किसी तरह का फाइट और सेक्रीफाइस किया था। कहीं वो सेक्रीफाइस उनका हाई स्कूल तो नहीं, और आखिर इसका किसी फेस्टिवल से क्या रिलेशन। ईरू के इतना कहने पर चारों एक एक करके अपनी बात बताने लगती हैं जो भी इन्हें इस पैसेज को पढ़कर लगता है। सबसे पहले ईरू बताती है कि शायद 33 साल पहले उनके स्कूल में किसी फेस्टिवल को लेकर एक स्टॉल लगा था जिसमें सभी स्टूडेंट शामिल थे और हमेशा की तरह स्टॉल को बर्बाद करने कुछ बदमाश वहां आ गए थे, लेकिन उन्हें ईरू के अंकल जून ने मार मार कर वापस भेज दिया था, जिस कारण वो बदमाश वहां से हमेशा के लिए चले गए। लेकिन स्कूल का रूल तोड़ने की वजह से अंकल जून को वहां से निकाल दिया गया और इस तरह उन्होंने फाइट और सेक्रीफाइस दोनों किया। तो ईरू की कहानी सुनने के बाद रैन अपनी कहानी बताती है कि 33 साल पहले उनके स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा दबाव देते थे, जिस कारण कई स्टूडेंट्स स्कूल से सुसाइड कर लेती थी। इसी चीज़ को रोकने के लिए स्टूडेंट्स ने टीचर्स का विरोध किया और इस विरोध में स्टूडेंट्स का लीडर अंकल जून थे। आगे टीचर स्टूडेंट की कंडीशन मान गए, लेकिन इसके बदले में उन्होंने अंकल जून को स्कूल से निकलवा दिया। इसके बाद सातोशी एक थ्योरी बताता है और कहता है कि तुम सभी एक चीज़ भूल रहे हो। असल में अगर तुम लोग 33 साल पहले यानी साल 1967 का टाइम देखो तो उस टाइम एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें क्लासिक ग्रुप के सभी बच्चे शामिल थे। ये प्रोटेस्ट स्कूल के टीचर्स के खिलाफ था और एक मैगजीन में आर्टिकल छपा था कि उस प्रोटेस्ट के ग्रुप का लीडर अंकल जून थे।
तो इसके बाद ये सभी सातोशी से उसकी थ्योरी पूछती हैं, लेकिन सातोशी कहता है कि मैं सिर्फ डाटा कलेक्ट करता हूँ, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो अब ये सभी हथौरों से उसकी थ्योरी पूछते हैं। असल में अभी तक इन तीनों ने जो कुछ भी बताया था उसमें कोई ना तो कोई गलती थी, लेकिन इन सभी को भरोसा होता है कि हथौरो ज़रूर कुछ ऐसा बताएगा जो पूरी तरह से सच होगा। यहाँ हथौरो कुछ सोचता है और फिर कहता है कि मेरे पास कोई थ्योरी नहीं। ये सुन सभी हैरान रह जाते हैं, पर हथौरो कहता है कि तब तक मैं कोई थ्योरी नहीं बता सकता जब तक कि वो थ्योरी मुझे पूरी तरह से ठीक ना लगे। ऐसा कहकर हथौरो बाहर चला जाता है और तभी उसे जाते समय ईरू का कमरा दिखता है, जिसमें कई सारी बुक्स होती हैं जो ईरू ने अपने अंकल को ढूंढने के लिए पढ़ी थी। अब हथौरो ईरू की मदद करने का फैसला करता है और कुछ सोचने लगता है और आगे हथौरो एक बुक लेकर कमरे में पहुंचता है। वो कहता है कि अब मैं अपनी थ्योरी बताऊंगा। इसे सुन सातोशी बहुत खुश होता है। सबसे पहले हथौरो इन तीनों को वो बुक दिखाता है। ये पुरानी बुक होती है जिसमें सभी कल्चर्स फेस्टिवल की डेट्स लिखी होती हैं, लेकिन इसमें जून के फेस्टिवल में एक भी हॉलीडे नहीं होता। इसी तक हथौरो अपनी थ्योरी बताने लगता है, जिसके साथ ये कहानी सन 1967 यानी 33 साल पहले के टाइम पर जाती है। हथौरो बताता है कि इस टाइम मई के महीने में हमारे स्कूल प्रिंसिपल ने जून के फेस्टिवल में पढ़ने वाली सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और हॉलीडेज हटा दी थी, ताकि सभी एक बोरिंग स्टूडेंट्स की तरह पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे पाएं। इसी के साथ पढ़ाई में ज़्यादा ही प्रेशर दिया जाने लगा। आगे इससे तंग आकर स्टूडेंट्स इसका विरोध करने लगे और इस विरोध की टीम के लीडर अंकल जून थे। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए स्टूडेंट्स ने डोजो बिल्डिंग को जला दिया, जो पूरी तरह से खाली थी। ये वही बिल्डिंग थी जिसे ईरू देख रही थी। जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि एक बार प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स ने इस बिल्डिंग को जला दिया था, फिर बाद में दोबारा से इसे रिपेयर किया गया। यही कारण है कि वो बिल्डिंग बाकी बिल्डिंग से थोड़ी अलग दिखती है। आगे हथौरो बताता है कि इस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद जब स्टूडेंट्स जीत गए, तब इस स्ट्रगल मूवमेंट के लीडर को भारी कीमत चुकानी पड़ी और उसे यानी अंकल जून को पहले दिन ही स्कूल से निकाल दिया गया और सभी ने ये देखकर बहुत बुरा महसूस किया। ऐसा कहकर हथौरो एंथोलॉजी में डिस्क्राइब किया हुआ एक फेस्टिवल चार्ट में लिखता है और कहता है कि इसमें किसी केन्या फेस्टिवल के बारे में लिखा हुआ है जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम अंकल जून का फर्स्ट नेम जो कि शिकायत था उसके लास्ट डिजिट को उठाए और हमारे स्कूल यानी कामायामा हाई स्कूल का पहला अक्षर निकालें और इन दोनों को जोड़े तो ये केन्या बनता है। तो हथौरो की बात सुनकर सभी उस पर यकीन करते हैं। हालांकि हथौरो और रैन की दोनों की थ्योरी लगभग सेम थी, लेकिन हथौरो के पास उसकी थ्योरी को साबित करने के सारे सबूत थे जो बिल्कुल मैच हो रहे थे। पर असल सच्चाई क्या थी ये लास्ट में रिवील होगा। आगे ये तीनों ईरू के घर से निकलकर जा रहे होते हैं। तभी सातोशी हथौरो को ये कहकर मजाक उड़ाता है कि आखिर ईरू ने तुम्हारी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी तुम्हें ये मिस्ट्री देकर। तो ये सुन रैन कहती है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो फिर सातोशी रैन को बताता है कि हथौरो की जिंदगी में एक ही सिद्धांत है कि वो अपनी एनर्जी किसी के साथ मजाक करने में या फिर फालतू बातें करने में वेस्ट नहीं करता, और इसे वो ग्रे कलर लाइफ कहता है, मतलब बेरंगी जिंदगी जो कभी भी रोज कलर लाइफ में नहीं बदल सकती। तो ये सुन रैन कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी जिंदगी जीती हूँ। मेरी जिंदगी में मैं पूरे दिन सिर्फ कॉमिक्स पढ़ती हूँ और वो भी धीरे धीरे बोरिंग होती जा रही है। अगर मैं खुद के हिसाब से एक कॉमिक बनाऊं तो शायद उसे पढ़कर मैं कभी बोर नहीं होंगी और शायद मेरी लाइफ भी रोज कलर लाइफ में बदल जाएगी। यहाँ हथौरो चुपचाप रैन की बातें सुन रहा होता है। रैन की बातों से उसे समझ आता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट करके एक रोज कलर लाइफ जीना उतना बुरा नहीं है। दोस्तों, यहाँ ग्रे कलर लाइफ और रोज कलर लाइफ के बारे में जो बताया गया है वो सब क्लाइमेक्स में जाकर मिक्स होगा, तो इसे याद रखें। आगे हथौरो अपने कमरे में जाकर केस से ज्यादा रैन की कही गई बातों के बारे में सोच रहा होता है, पर इतने में ही उसे उसकी बहन योनजू का कॉल आता है। यहाँ जब हथौरो बात करते करते योनजू को एंथोलॉजी और मिस्टर जून के बारे में बताता है तो वो कहती है कि जून नाम मैंने कहीं सुना है। अरे हाँ, मैडम इटोरी गावा ने मुझे उनके बारे में बताया था कि वो एक दिल के अच्छे इंसान थे। तो ये सुन हथौरो उसे मिस्टर जून के बारे में बताने को कहता है, लेकिन योनजू कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, बाय। अब हथौरो उस पेपर को पढ़ता है जो उसे ईरू ने दिया था। पेपर में लिखा था कि ये किसी हीरो की कहानी नहीं है। तो ये पढ़कर हथौरो कहता है कि नहीं, मिस्टर जून हीरो नहीं थे।
अगले दिन हतुरो अपनी क्लास में जाता है और उन तीनों से कहता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी थ्योरी गलत निकली, पर अब उसे ठीक करने का मौका आ गया है, हम इस मिस्ट्री को एक साथ सॉल्व करेंगे। ऐसा कहकर हतुरो मैडम इटोरीगावा के पास लाइब्रेरी जाता है। हतुरो के 2 बार बोलने पर मैडम इटोरीगावा उसकी तरफ देखती है। हतुरो कहता है कि हम आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। आगे मिस इटोरीगावा और चारों स्टूडेंट्स एक साथ होती हैं। यहाँ हतुरो एंथोलॉजी की राइटर काइको का नाम दिखाते हुए कहता है कि ये आपका दूसरा नाम है ना? तो इटोरीगावा कहती है हाँ। आगे इरो बताती है कि आप मिस्टर सेकेया जुन के बारे में क्या जानती हैं? वे मेरे अंकल थे, उनके साथ 33 साल पहले क्या हुआ था? तो ये सुन मैडम इटोरीगावा अपने ड्रॉर के पास जाती है और यूका एंथोलॉजी का फर्स्ट एडिशन निकालती हैं, जो इन्हें नहीं मिला था। असल में वो इटोरीगावा ने पर्सनली अपने पास रख लिया था। इधर मैडम इटोरीगावा सच्चाई बताती है और कहती है कि ये बात सच है कि 33 साल पहले इस स्कूल में एक विरोध हुआ था और वो विरोध प्रिंसिपल की पढ़ाई के कारण अदर एक्टिविटीज और हॉलीडे को हटाने पर हुआ था। इस विरोध में लगभग क्लासिक क्लब के सभी स्टूडेंट शामिल थे, सिर्फ जून और एक लड़की को छोड़कर। तो ये सुन रैन पूछती है मतलब वो इस ग्रुप के लीडर नहीं थे? तो इटोरीगावा बताती है नहीं, इसका उल्टा वो स्कूल के सबसे शांत स्टूडेंट थे और लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे। आगे इटोरीगावा बताती है कि स्कूल स्टूडेंट्स ने स्कूल में हड़ताल कर दी थी और दिन ब दिन ये हड़ताल बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब स्कूल स्टूडेंट्स अपना गुस्सा दिखाने के लिए डोजो बिल्डिंग पर आग लगा रहे थे, तब उस वक्त एक फीमेल स्टूडेंट आग की लपटों से बेहोश हो गई थी और वहीं गिर गई थी। जब बिल्डिंग जलाई गई तब वो स्टूडेंट भी जलने वाली थी। जब बाकी स्टूडेंट्स ने ये देखा तो वे सभी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे, पर आग में कोई नहीं गया। यहाँ दिखाया जाता है कि उस दिन मिस्टर जून ने आग में जाकर उस लड़की को बचा लिया और इससे वो लड़की बहुत खुश हुई। दरअसल यही वो टाइम था जब मिस्टर जून ने एक लड़की को बचाने के लिए सेक्रीफाइस और आग से फाइट करके उसे बचा लिया। आगे इटोरीगावा बताती है कि कुछ समय बाद ये स्ट्राइक खत्म हुआ और स्टूडेंट की कंडीशन मान ली गई, पर अब भी टीचर्स को उस स्टूडेंट की तलाश थी जिसने ये विरोध कराया था। आगे स्टूडेंट पहले की तरह ही वापस स्कूल आने लगे। अब जून एक शांत स्टूडेंट था, जिस वजह से वो किसी से भी फालतू नहीं बोलता था, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स ने उसे फंसा दिया, ये कहकर कि वही इस वायलेंस ग्रुप का लीडर था और उसी की वजह से स्कूल में स्ट्राइक हुई थी। इस बारे में स्टूडेंट्स ने अपनी मैगजीन में भी लिखा था और अब टीचर्स को भी इस बात पर पूरा यकीन हो गया था। एक बार क्लास में पढ़ते पढ़ते टीचर ने जून को प्रिंसिपल ऑफिस जाने को कहा और फिर प्रिंसिपल ने जून को स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया। उस टाइम सभी स्टूडेंट्स को जून के बारे में पता था, पर इनमें से किसी ने भी सच्चाई नहीं बताई और सभी जून को स्कूल से जाता देख रहे थे। इनमें से वो लड़की भी थी जिसकी जून ने मदद की थी, लेकिन वो भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह डरपोक थी। आगे जून के बारे में सुनने के बाद वहाँ सभी बैठे लोग शांत हो जाती हैं और तभी रैन कहती है कि अब मुझे बुक कवर का राज समझ आया। असल में इस बुक में छपा हुआ डॉग स्कूल है। रैबिट वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने जून को स्कूल से जाता हुआ देखकर भी उसकी मदद नहीं की थी। तो यहाँ से इस बुक कवर का मीनिंग हम समझ पाते हैं। आगे हतुरो कहता है कि वो स्टूडेंट जिसकी मिस्टर जून ने मदद की थी वो आप ही थी मैडम इटोरीगावा। तो इटोरीगावा कहती है कि तुम्हें कैसे पता? हतुरो बताता है कि उस आग की वजह से आपके लेफ्ट वाले कान के पास भी इम्पैक्ट पड़ा था और इसी वजह से आप लेफ्ट साइड से मेरे बुलाने पर मुझे नहीं सुन पाई। तो ये सुन इटोरीगावा कहती है हाँ, मैं भी उन्हीं रैबिट्स में से एक थी जो जून को स्कूल से जाता हुआ देख रही थी, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं किया और इसलिए बाद में मैंने जून पर एक एंथोलॉजी बनाने का डिसाइड किया ताकि इससे मैं अपनी गिल्ट भुला सकूं। ऐसा कहकर इटोरीगावा आगे बढ़ते हुए कहती है कि अब शायद तुम सभी के सारे सवाल सुलझ गए होंगे। तो इस पर हतुरो कहता है कि अब भी मेरे पास एक सवाल है। जो एंथोलॉजी अंकल जून के पास थी उसमें उन्होंने एंड में लिखा था कि यही वो आखिरी चीज़ थी जो मैं कर सकता था, इसका मतलब क्या है? तो इटोरीगावा कहती है ये तो उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, पर उन्होंने मुझे इस एंथोलॉजी का टाइटल यूका सजेस्ट किया था और इसलिए मैंने इस एंथोलॉजी का नाम यही रखा। तो अब हतुरो उस एंथोलॉजी बुक को देखकर यूका नाम पढ़ता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि आखिर उन्होंने यही नाम क्यों रखा। इसके लिए वो सबसे पहले मिस्टर जून की जिंदगी पर नज़र डालता है और सोचता है कि सिर्फ एक कल्चर फेस्टिवल की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया
और उन्हें जूनियर स्कूल की डिग्री लेकर अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ी। इसके बाद हतुरो मिस्टर जून की स्कूल लाइफ को एनालाइज करता है और यहाँ वो अपनी स्कूल लाइफ और मिस्टर जून की स्कूल लाइफ को एक जैसा देखता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि मिस्टर जून की भी स्कूल लाइफ बिल्कुल हतुरो की तरह ग्रे कलर की थी और वह भी किसी से बात नहीं करते थे, ना ही किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। इसी वजह से जब स्कूल में विरोध हुआ था तब भी मिस्टर जून अपनी सीट में बैठे हुए थे। आगे हतुरो फील करता है कि जब मिस्टर जून स्कूल से निकाले गए होंगे तब उन्होंने कैसा फील किया होगा। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर जून स्कूल से निकलते वक्त स्कूल के गार्डन में रुकते हैं और काफ़ी चिल्लाते हैं। वहीं हतुरो जो मिस्टर जून की लाइफ खुद से रिलेट कर रहा था वो भी स्क्रीम करने लगता है, यानी चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ हतुरो को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। असल में मिस्टर जून का यूका से मतलब आइसक्रीम था और इसका मतलब खाने वाली आइसक्रीम से नहीं था बल्कि चिल्लाने वाला था। आगे हतुरो जब होश में आता है तब हम देखते हैं कि कमरे में सभी लोग हतुरो के पहली बार चिल्लाने की वजह से उसे देखने लगते हैं। वहीं हतुरो ईरू को ये बताता है और कहता है कि उन्होंने ज़रूर ऐसा ही कुछ तुम्हें बुक के बारे में पूछने पर बताया होगा। तो अब ईरू याद करती है और तभी हम देखते हैं कि ईरू के अंकल उसे बताते हैं कि हमेशा मजबूत रहना, वरना दुनिया में सिर्फ तुम एक डेड बॉडी बनकर रह जाओगी और फिर तुम चिल्लाने के लायक भी नहीं रहोगी। ये बात मिस्टर जून ने ईरू को इसलिए बताई थी क्योंकि वह अपनी लाइफ में ग्रे कलर रूल को फॉलो करते थे, जिस वजह से वह किसी से बात नहीं करते थे। और जब उन्हें प्रिंसिपल को सच बताना चाहिए था तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और इसी कारण से स्कूल से निकल जाने के बाद उन्हें कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिली, इसलिए वे जिंदगी भर पछताते रहे और ईरू के पेरेंट्स के घर किसी मेहमान की तरह रहने लगे। उस टाइम अंकल जून की इतनी मैच्योर बातें सुनकर छोटी ईरू रोने लगी और यहाँ ये सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। आगे जब ये सभी स्कूल से बाहर निकलते हैं तब ईरू हतुरो को शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मुझे अभी कुछ याद आया। असल में जब बचपन में मैं रो रही थी तब अंकल ने मुझे कहा था कि वह एक मुर्दा लाश की तरह नहीं जीना चाहती और तब से वह उसी दिन से गायब हो गए। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी से निराश थे और शायद मुझे उन्हें नहीं ढूंढना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ईरू के अंकल ने अपनी ज़िंदगी से तंग आकर किसी जगह सुसाइड कर लिया था और ये बात ईरू को अब समझ आ गई थी। आगे ईरू अपने घर लौट जाती है, वहीं हतुरो भी वहाँ से चला जाता है। आगे हमें मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। आगे सभी लोग जून का वो फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं जिसे एक समय टीचर ने बैन कर दिया था। यहाँ हमें सातोशी और रैन को फेस्टिवल के दौरान उनके क्लब को सजाता हुआ दिखाया जाता है। वहीं उसी कमरे में हतुरो भी होता है जो योनजू को लेटर लिख रहा होता है। पर तभी वहाँ पर ईरू आ जाती है और हतुरो को कहती है कि तुम्हें एक और मिस्ट्री सुलझानी है। ऐसा कहकर वो हतुरो को अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है और उसे एक झूले की तरफ इशारा करती है। यहाँ हतुरो समझ जाता है कि ये सिर्फ ईरू की चाल थी उसे यहाँ बुलाने की, लेकिन फिर हतुरो उसके साथ चलने को मान जाता है क्योंकि मिस्टर जून के केस के बाद वो थोड़ा बदलने लगा था। दोस्तों, इस मूवी में हमें योनजू के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि उसे उस एंथोलॉजी के बारे में कैसे पता चला था, पर इस मूवी में एक जगह पर हमें इस सवाल का हिंट मिलता है जहां पर योनजू हतुरो को कॉल करके बताती है कि उसे मिसेस इतोरीकावा ने मिस्टर जून के बारे में बताया था। इससे हम समझ पाते हैं कि योनजू मिस इतोरीकावा की स्कूल टाइम की सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी और इसलिए वह उससे काफ़ी बातें भी शेयर करती थी और इसलिए उन्होंने योनजू को मिस्टर जून के बारे में बताया था और शायद मिसेस इतोरीकावा ने ही योनजू को एंथोलॉजिस्ट के बारे में बताया हो। इसी के साथ दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि योनजू हतुरो से भी ज़्यादा स्मार्ट थी और इसलिए उसने स्कूल में एंथोलॉजिस्ट का पता लगा लिया था। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।